चलिए स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन। लास्ट सेशन में हमने आपको अब तक जो पढ़ा है एक बार रिकैप कर लेते हैं, कौन कौन से सेक्शंस हम लोगों ने देख लिए हैं। हाँ, याद है, सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 देख लिया है, चार्जिंग सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन। सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। 247 बात नहीं, ट्रांसफर की डेफिनेशन। और साथ साथ हम लोगों ने 3 केस लॉस देखे थे इसमें, नहीं 3 केस लॉस देखे थे। बनारसी लाल कटारी का, दूसरा था एच महाराजा राणा हेमंत सिंह जी, और लास्ट बताया था अनारकली साराभाई। इसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 47 स्टार्ट किया था। इसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चरल लैंड की डेफिनेशन वगैरह देख ली थी, हाँ या ना, और ज्वेलरी का भी देख लिया था, ये सारी चीजें कवर की थी। सेक्शन 47 में बताया था दीज आर द ट्रांसफर्स नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, ट्रांसफर्स नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, या ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट टू बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। इन ट्रांसफर्स को हम ट्रांसफर नहीं मानते। पूरी लिस्ट देखी थी, आज हमको उसके आगे बढ़ना है। मैंने ये बोला था कि जब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होती है ना, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है। जब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर होती है ना, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन देख लेंगे किसी की, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। एक बार अगर हमें ये डेफिनेशन समझ में आ गई तो हमें ये पता करना आसान होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होती है। अरे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ना हो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगी, हाँ या ना। चलिए, सेक्शन 2 सब सेक्शन क्लॉज है बेसिकली, सेक्शन 2 सब सेक्शन 42A ये डिफाइन करता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को। इसने कहा कि अगर कोई कैपिटल एसेट, तो आप लोग को डेफिनेशन मालूम है कैपिटल एसेट कौन होंगी, डेफिनेशन देखा है एसेट का। अच्छा, अगर कोई कैपिटल एसेट जिसकी होल्डिंग पीरियड, जिसको हम आगे से पीरियड ऑफ होल्डिंग बोलेंगे, होल्डिंग पीरियड या पीरियड ऑफ होल्डिंग, जिसको मैंने अपने पास रखा, अगर किसी कैपिटल एसेट की होल्डिंग पीरियड नॉट मोर देन 36 मंथ हो, कब से, याद रखना ये वर्ड, नॉट मोर देन 36 मंथ, तो वो हमारी कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी, वो हमारी। और ऐसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा। अगर हमारे पास कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, कोई ऐसी कैपिटल एसेट जिसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 महीने से अधिक ना हो, तो वो हमारी कहलाएगी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। जैसे एग्जाम्पल देते हैं और तुम लोग हमें बताओगे ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। Short term capital asset means the capital asset of which the period of holding not more than 36 months just before the date of the transfer, ठीक है ना। बस डेट ऑफ परचेज है 1 अप्रैल 2020, डेट ऑफ ट्रांसफर है हाँ, बताओ ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। कैसे, हाँ, नॉट मोर देन,
36 में। सो इट्स अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। पक्का? सही है? समझ में आया? चलो अब गलत जवाब देने के लिए डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ ट्रांसफर। एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 पीरियड ऑफ होल्डिंग। हाँ, नेचर। पहला वाला तो बता ही दिया तुम लोगों ने कि ये शॉर्ट टर्म। कोई दिक्कत है क्या? हमने कहा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वो कैपिटल एसेट होती है जिसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 महीने से अधिक ना हो। मैंने कहा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वो कैपिटल एसेट होती है जिसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 महीने से अधिक ना हो। शॉर्ट टर्म है, क्यों? क्या है ये? कितने हैं? ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है? अच्छा, क्या है? कहाँ है? कौन बोला शॉर्ट टर्म? हाँ बताओ, रिजल्ट बताओ कैसे। इसको मालूम है कि सर फंसाएंगे तो उल्टा ही बोल। हाँ बोलो, कैसे, क्यों? कहाँ है 36 मंथ से कम? 21 से 22, 22, 21 से 22, 22 से 23। हाँ, शॉर्ट टर्म क्यों? एग्जैक्ट 36 महीना है। हाँ, अरे बोलो भाई, क्या कोई दिक्कत है क्या? वो तो बताओ। पूछो। कहता है नॉट मोर देन 36 मंथ जस्ट बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर। ओ ओ, जो डेट ऑफ ट्रांसफर है उसको तो हम कंसीडर ही नहीं करते। अब सुनो, मैंने इसलिए बताया कि पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे काउंट करते हैं। इधर देखना, इधर होगा 1 अप्रैल 21 से लेकर के 30 मार्च 2022 तक काउंट किया जाएगा। जो डेट ऑफ ट्रांसफर है दैट मस्ट बी एक्सक्लूडेड फॉर 36 मंथ। ओ, यहां पे आ जाएगा 1 अप्रैल 21 से लेकर 30 मार्च 2023। यहां हो जाएगा 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 23। ये हो जाएगा 1 अप्रैल 21 से लेकर 30 मार्च 24। ये एग्जैक्ट 36 महीना भी नहीं है, 36 महीने से एक दिन कम है। बात समझ में आई?
36 महीने से एक दिन, और ये जो है ये एग्जैक्ट 36 महीना है, और लॉन्ग टर्म होने के लिए 36 महीना एक दिन चाहिए। अब समझ में आई बात? एग्जैक्ट 36 मंथ है पीरियड ऑफ होल्डिंग, इसलिए मैंने ब्लैंक रखा था ताकि तुम लोग अब समझ लो कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है पीरियड ऑफ होल्डिंग का। जो देन ट्रांसफर वाला होता है देखो उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया है। पक्की बात है? अच्छा, अब अगर मैं कहूं 1 अप्रैल 21 से लेकर 2 अप्रैल 2024, तो अब यहां पर आएगा 1 अप्रैल 21 से 1 अप्रैल 24। ये हमारा लॉन्ग टर्म, क्योंकि 36 महीना एक दिन हो गया। अब समझ में आई बात? तो ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? तो अगर हमसे अब कोई पूछे व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मींस द कैपिटल एसेट ऑफ विच द होल्डिंग पीरियड और पीरियड ऑफ होल्डिंग इज नॉट मोर देन 36 मंथ, जस्ट द डे बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर। लेकिन इन 36 महीनों की जगह हम इन एसेट्स के केस में 24 महीना रखेंगे, यानी फॉर दीज टू टाइप्स ऑफ एसेट्स 24 मंथ्स आर टू बी कंसीडर्ड इंस्टेड ऑफ 36 मंथ्स। 36 महीने की जगह इन दो एसेट्स के केस में, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड हो बिल्डिंग हो चाहे दोनों, इस केस में हम 24 महीना बेस लेकर के चलते हैं। कितना महीना बेस लेकर के चलते हैं? तब 36 महीना मत याद रखना। अगर ये केस होता हमारा लैंड का तो 36 महीने की जगह हम लोग 24 महीने को कंसीडर करते हैं, हाँ या ना? या अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, अगर अनलिस्टेड शेयर है किसी कंपनी के तो वहां पर भी 24 महीना ही काउंट किया जाएगा। अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ अ कंपनी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों के केस में आपको 24 महीना काउंट करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन इन एसेट्स के केस में 12 महीने काउंट रखेंगे आप लोग। किन एसेट्स? इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स। लिस्टेड सिक्योरिटीज, लिस्टेड सिक्योरिटीज, लिस्टेड सिक्योरिटीज, लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज में ही होगा, तो लिस्टेड सिक्योरिटीज, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ यूटीआई और जीरो कूपन बॉन्ड। लिस्टेड सिक्योरिटीज, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ यूटीआई और जीरो कूपन बॉन्ड्स। फिर बोलूं, ये चार एसेट्स हमारी 12 मंथ्स कंसीडर की जाएंगी इंस्टेड ऑफ 36 मंथ। इन चार एसेट्स के केस में हम 12 महीने कंसीडर करेंगे, 36 महीना 24 महीना कंसीडर नहीं करेंगे। लिस्टेड सिक्योरिटीज, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स। अरे बोलो। अब प्रॉब्लम आती है, सर ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या होता है? हमने लास्ट सेशन में आपको म्यूचुअल फंड बताया था थोड़ा बहुत, हाँ है ना? ये भी म्यूचुअल फंड ही है। इक्विटी ओरिएंटेड फंड म्यूचुअल फंड है, लेकिन इक्विटी ओरिएंटेड फंड है ऐसा म्यूचुअल फंड जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो। इसीलिए देखो यहां कहीं भी म्यूचुअल फंड नहीं लिखा है केवल, क्यों? क्योंकि ये केवल म्यूचुअल फंड ये वाला कवर होगा। कौन सा वाला? इक्विटी ओरिएंटेड फंड वाला। इक्विटी ओरिएंटेड फंड वाला म्यूचुअल फंड कवर होगा। इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या होता है? जरा ढंग से सुनो, सुन लो। ये एक्स लिमिटेड है, ये वाई लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड ने जो भी पैसा प्रोसीड यानी कि जो भी पैसा कलेक्ट किया है म्यूचुअल फंड के नाम से, जो भी पैसा उसका 65% कम से कम, कितना? 65% कम से कम टोटल प्रोसीड का इस तरह से इन्वेस्ट किया है जो कि इक्विटी शेयर्स में हो किसी लिस्टेड डोमेस्टिक कंपनी के। मैंने क्या बोला? जो भी पैसा मुझे मिला है, बाहर ध्यान क्यों दे रहे हो? हमारे पास जो इक्विटी शेयर, जो हमारे पास प्रोसीड आया ना, उसका 65% निकाला कम से कम और किसी डोमेस्टिक लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स में डाल दिया। एक या दो या तीन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
किसमें पैसा इन्वेस्ट किया? मैं म्यूचुअल फंड कंपनी हूं, मुझे म्यूचुअल फंड के नाम से मैंने आपसे पैसा लिया है। अब किसी ने 100 रुपए दिया, किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 दिया, बताया था। ये पैसा मैंने कलेक्ट करके इसका कम से कम 65% अमाउंट, 65 कम से कम, मैंने दूसरी कंपनियों के इक्विटी शेयर्स लेने में यूज किया। उसको हम कहेंगे इक्विटी ओरिएंटेड फंड। क्या बोलेंगे? लेकिन देखो ना, लोग कितने तेज हैं दुनिया में, और म्यूचुअल फंड ऐसा टूल है जो कि आपके रिस्क को काफी हद तक खत्म करता है। केवल इक्विटी शेयर में पैसा लगा दो, कितना रिस्की हो जाएगा। मेरी बात समझे? इक्विटी शेयर और डिवेंचर में लगाओगे थोड़ा रिस्क कम रहेगा, क्योंकि डिवेंचर से इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी पैसा लगा दो, रिस्क और कम हो जाएगा, लेकिन उस हिसाब से रिटर्न थोड़ा कम होता चला जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क लेना है तो सारा पैसा रिस्क बियरिंग एक्टिविटीज में लगा दो, रिस्क बियरिंग सिक्योरिटीज में लगा दो, इक्विटी शेयर्स में लगा दो, कई कंपनियों के इक्विटी शेयर खरीदो। किसी का प्लस होगा, किसी का माइनस, वो होल्ड किए रहेंगे रिस्क को। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा रिस्क है इक्विटी शेयर में पैसा लगाना। मान लो वाई लिमिटेड है, इसने भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है लोगों का, और इसने कम से कम 90%, क्या है, कितना परसेंट? 90%। ठीक है ना? दूसरी कंपनियों में पैसा लगा रखा है, कितना? और हमने भी इस कंपनी के 90% म्यूचुअल फंड खरीद लिए, जिसको हम कहते हैं फंड ऑफ फंड्स, FOF। फ्यूचर में नाम सुनोगे, जब तुम लोग आगे बढ़ोगे, एडवांस लेवल की पढ़ाई करोगे तो वहां पर फंड ऑफ फंड, सोचो फंड का पैसा फंड में लगा दिया। अरे बाप रे बाप, कितनी चालाकी है। एक तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर हम वैसे ही रिस्क कम कर रहे हैं, इसने ऑलरेडी अपना रिस्क कम किया हुआ है दूसरी कंपनियों के शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स में लगाकर। हमने क्या किया? कोई रिस्क नहीं किया, इसी में ही पैसा लगा दिया। काहे के लिए हम मेहनत करें? नहीं समझे? मेरी बात समझे? फंड ऑफ फंड्स, ये पहले से ही म्यूचुअल फंड दे रखा है लोगों को, हमने क्या किया? इसी कंपनी में पैसा लगा दिया, इसके म्यूचुअल फंड ले लिए। तो फंड ऑफ फंड्स, मेरे फंड भी कहीं गए हैं और मैंने किसी दूसरे के फंड खरीद लिए। क्लियर? अब इसके लिए क्या करता है, अगर दूसरे में आप इन्वेस्ट करते हैं तो 90% की लिमिट आ गई। कितने की आ गई? तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड, अब जरा ढंग से समझना। इक्विटी ओरिएंटेड फंड इज अ फंड सेटअप अंडर स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड फलाना एंड ढिमाका इन अ केस वेयर द फंड इन्वेस्टेड इन द यूनिट्स ऑफ अनदर फंड। तो अब दो हो गए, मेरा कहलाएगा फंड, दूसरे का कहलाएगा अनदर फंड, which is traded on a recognized stock exchange. A minimum of 90% of the total proceed of such a fund is invested in the units of such other funds. मैंने अपना टोटल प्रोसीड का 90% दूसरे के फंड में लगा रखा है, अदर फंड में 90% लगाया, तब मेरा वाला इक्विटी ओरिएंटेड कहलाएगा। अरे मैंने किसी दूसरे के फंड में इन्वेस्ट किया, और दूसरे वाले ने, मैंने किसी दूसरे में इन्वेस्ट किया, कितना? 90%। और दूसरे वाले ने भी इन्वेस्ट किया है 90% अपने टोटल प्रोसीड्स का इक्विटी शेयर में, तब ये फंड ऑफ फंड्स कहलाएगा, क्योंकि उसका 90%, मेरा 90%, 81% होता है। हो रही कंफ्यूज्ड? ये एक्स लिमिटेड, ये वाई लिमिटेड, ये PQR, कई कंपनियां हैं। ठीक है? क्लियर है? इसने इसके में पैसा लगा रखा है, इक्विटी शेयर, और कितना लगा रखा है? ये है, ये कहलाएगा अदर। और किस नाम से पैसा लिया है? अच्छा, तो ये दूसरा वाला पॉइंट है। सच अदर फंड ऑल्सो इन्वेस्ट मिनिमम ऑफ 90% अपने पैसे का इक्विटी शेयर ऑफ अदर कंपनीज। हाँ या ना? अब बात तो मेरी हो रही है ना, अब मैंने भी म्यूचुअल फंड के नाम से आप लोगों से पैसा ले रखा है, तो मेरा इक्विटी ओरिएंटेड फंड कैसे कहा जाएगा? अगर मैं आप में इन्वेस्ट कर दूं कम से कम कितना? 90%, तब मेरा वाला कहलाएगा इक्विटी ओरिएंटेड फंड।
A minimum of 90% of the proceed of such fund is invested in the units of such other funds, or such other fund is also invested the 90% of the its fund to others equity shares. बात खत्म, क्लियर हुआ, पक्की बात। अगर नहीं, मैं दूसरे फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं खुद किसी की सिक्योरिटीज ले रहा हूं, डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स ले रहा हूं, तो 65%। अब समझ में आया? अगर ये डायरेक्ट लेता इन कंपनियों से तो सिस्टम होता 65%। अगर हम किसी दूसरे फंड को ले रहे हैं तो 90% मेरा वहां जाना चाहिए और उसका वाला भी 90% दूसरे की इक्विटी शेयर्स में जाना चाहिए। अब बात समझ में आई? क्लियर है? ये कहलाता है इक्विटी ओरिएंटेड फंड। अभी तक मैंने कहा कि दो तरह की कैपिटल एसेट होती हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट सेक्शन 242A डिफाइन करता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मींस द कैपिटल एसेट ऑफ विच द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज नॉट मोर देन 36 मंथ just day before the date of the transfer. But in the following cases, 36 months shall be substituted by 12 months. The first case listed securities, equity oriented fund, units in UTI and zero coupon bond. The 36 months shall be substituted by the word 12 months in 24 months in the following cases. 24 months in the following cases, unlisted shares of a company and immovable property. That's it. याद रहेगा आप? यानी हम लोगों ने ये चीज क्लियर कर ली, इतना इसमें कहीं किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चले आगे। सेक्शन 48 कैसे कैलकुलेशन करते हैं आखिर? अब जितना भी आज समय बचा है वो सारा का सारा कौन सा सेक्शन ले जाएगा? ये कहलाता है कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। सिंपल, इसने एक फॉर्मेट बता दिया, हम लोग को यही फॉर्मेट यूज भी करना है। जैसे तुम लोग को डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बताया था, जब बुक्स पलटोगे तो लिखा रहेगा सेल प्रोसीड हर जगह। गलत है भाई, नहीं लिखना है सेल प्रोसीड। गलत तो नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन सही नहीं है, प्रॉपर वर्ड नहीं है। द प्रॉपर वर्ड इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बात नहीं भाई, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस एक्सपेंसेस wholly or exclusively in connection with such transfer। ये आ जाएगा हमारा कैपिटल गेन। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? फुल वैल्यू, हम लोग यहां पर सेल कंसिडरेशन नहीं लिखेंगे, और यहां पर जो बुक्स ने लिखा हुआ है इसको लिखा हुआ है ट्रांसफर एक्सपेंसेस। एक ही लाइन लिखी हुई है वर्ड ट्रांसफर, वो भी गलत है। गलत हम नहीं कहेंगे, है तो सही लेकिन तरीका सही नहीं। वर्ड यूज होना चाहिए एक्सपेंसेस होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। दिस इज द वे टू राइट द और टू प्रेजेंट द स्टेटमेंट। जैसे आपको कंप्यूटेशन करना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस एक्सपेंसेस होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। ठीक है? चलिए
सारी मेहनत इसी पर ही है आज। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मिस्टर ए purchased a land on 1121 for rupees 10 lakhs and sold it out at rupees 18 lakhs on 20 अगस्त 2022। He commission on transfer is 2% of sale. Compute capital gain. सॉल्यूशन इसी में ही भर दें। बोलो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने में है? 18 लाख। 18 लाख में सेल किया है। खरीदा कितने में था? सबसे पहले तो पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालो। पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालो। 1121 से खरीदा था और कब तक रहा? पीरियड ऑफ होल्डिंग कब तक रहा? 20 अगस्त ना, 19 अगस्त 2022। ये गलती मत कर देना, ठीक है ना? बताओ, ये शॉर्ट टर्म है ना? कितना महीना होना चाहिए था? 24 महीना। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 24 महीना। गलतियों के ऊपर गलतियां। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। पक्की बात? कितने में एक्वायर किया था? कमीशन कितना है? 36,000। माइनस करके बताओ। 7 लाख। दिस इज योर आंसर। नोट कर ले, सॉल्यूशन है। ईयरफोन कनेक्टर हो गया? समझ में आया ना? ढंग से सुनेंगे बिल्कुल इत्मीनान से। हम लोग वहां पर आ गए जहां पर अब सारा कैलकुलेशन का फिगर है। ये इसी से ही सारा आंसर आना है। अब सारे आंसर्स इसी से ही आने, मेथड से। हमने कहा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, जो कि डिस्क्राइब किया गया सेक्शन 48 में। इसने कहा है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है? मैंने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की। मैंने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की 10 लाख रुपए में। बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर पहले से ही बना हुआ है। हमने इसमें फर्स्ट फ्लोर और बना दिया। ये मैंने खरीदा था 21 में, ये 1/4/21 में मैंने फर्स्ट फ्लोर बनवा दिया 6 लाख रुपए में। कितने रुपए में? और 20 अगस्त 2022 को ट्रांसफर कर दिया मैंने इसको 18 लाख में। कितने में? और कमीशन मैंने दिया है कितना परसेंटेज? 2%। तो अब बताओ कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करोगे? सर, आपने एसेट खरीदी है 10 लाख में, आपने एसेट खरीदी है 10 लाख में। इसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जब खरीदने पर पैसा जाता है। बाद में मैंने इसके इंप्रूवमेंट फर्स्ट फ्लोर बनाने पर लगाया ना, कितना लगाया? 6 लाख। कमीशन कितना दिया? 36,000। अब बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? अब समझ में आई बात?
ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कहलाता है। हो गया? कोई नई बात तो नहीं बताई? ये भी क्लियर हुआ? फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48। बिल्कुल अब दिमाग और कान आंख नाक खोल करके। फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 कहता है ये तरीका मत यूज करो जो हम तरीका बता रहे हैं कैलकुलेशन का, क्योंकि सेक्शन 48 में क्या दिए हुए हैं सारे कंप्यूटेशन के तरीके। तो फर्स्ट प्रोविजो कहता है इस केस में फर्स्ट प्रोविजो यूज करना। कौन सा? किस केस में? अगर कोई नॉन रेसिडेंट जिसने किसी कंपनी, इंडियन कंपनी के शेयर्स और सिक्योरिटीज ले रखे हैं फॉरेन करेंसी में और उनको वो ट्रांसफर करता है फॉरेन करेंसी में, तो उसको सेक्शन 48 के फर्स्ट प्रोविजो के हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? अगर कोई नॉन रेजिडेंट शेयर्स और सिक्योरिटीज जो शेयर्स और डिवेंचर्स ओनली, नॉट सिक्योरिटीज, शेयर्स और डिवेंचर्स इंडियन कंपनी के फॉरेन करेंसी में ले रखा था। किस में ले रखा था? फॉरेन करेंसी में, और अब वो ट्रांसफर कर रहा है उनको उसी फॉरेन करेंसी में जिस फॉरेन करेंसी में उसने उन शेयर्स और डिवेंचर्स को ले रखा था। तो फर्स्ट प्रोविजो 48 का लग जाएगा। अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन कंपनी के शेयर और डिवेंचर फॉरेन करेंसी में लिया था, आज वो उनको ट्रांसफर कर रहा है फॉरेन करेंसी में, तो सेक्शन 48 का फर्स्ट प्रोविजो लग जाएगा कैलकुलेशन के पर्पज से। बाकी सारे तरीके भूल जाना कैलकुलेशन के। ठीक है? देखा जाए कौन सा? ये कहता है फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट है जिसने एक्वायर किए हुए हैं शेयर्स और डिवेंचर्स इंडियन कंपनी के, और इसने ये एक्वायर किए हैं फॉरेन करेंसी में, अब ये शेयर और डिवेंचर ट्रांसफर हो रहे हैं और ये भी ट्रांसफर हो रहे हैं फॉरेन करेंसी में। जब हम बात करते हैं शेयर्स की, तो उसमें नॉट टू इंक्लूड म्यूचुअल फंड एंड यूनिट्स ऑफ यूटीआई, इसको शामिल मत कर लेना। लेकिन जब डिवेंचर की बात करते हैं तो डिवेंचर इंक्लूड्स बॉन्ड्स। याद रहेगा? अभी तो सब याद रहेगा, घर जाते जाते बीमारी लेकिन तो कहता है कि अगर किसी नॉन रेसिडेंट ने फॉरेन करेंसी में शेयर्स और डिवेंचर्स इंडियन कंपनी के ले रखे हैं और आज उनको वो ट्रांसफर कर रहा है फिर से फॉरेन करेंसी में, तो उसको सेक्शन 48 का फर्स्ट प्रोविजो के हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा देखें। हमने कहा सेल कंसिडरेशन लिखते हैं हम लोग, क्यों? हाँ, अच्छा, फुल वैल्यू ऑफ लिख देंगे यहां, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिख देंगे। कुछ नया है क्या? माइनस कॉस्ट ऑफ नहीं लिखेंगे। पूछो, अरे पूछो, शेयर में कौन सा इंप्रूवमेंट कर लोगे तुम? एक शेयर कैसे तुम्हारा 1.5 बन जाएगा?
कौन सा उसमें ऐसा कॉस्ट जोड़ोगे कि वो एक शेयर हमेशा एक शेयर ही रहेगा? अरे इंसान, कौन बोला? बोनस शेयर इंप्रूवमेंट कहाँ होता है? दिस इज द न्यू, दीज आर द न्यूज शेयर एंड सेपरेबल फ्रॉम द ओरिजिनल वन। वो तो बिल्कुल एक माउस है, दूसरा माउस आ गया तो दो माउस हो गए, अलग अलग, दोनों सेपरेबल है। एक बिल्डिंग है, उसका ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर बनवा लिया, तब तो इंप्रूवमेंट समझ में आता है। नहीं समझे तो इसमें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं होता। माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस में शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है? जबकि तुम लोग लिखोगे एग्जाम में एक्सपेंसेस होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। ये तीनों लिख दिया, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कैपिटल गेन। या तो ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा, या तो शॉर्ट टर्म। इतना नहीं है, अब जरा अब तक तो केवल वही चल रहा था जो ओरिजिनल था, जो हम लोग जानते थे। ये सब फॉरेन करेंसी में है। किसमें है? ये जो भी हमने लिखा है ना, ये सब किसमें लिखा है? सर इनकम टैक्स इंडिया में फॉरेन करेंसी में। अरे हमने केवल कैलकुलेट किया है फॉरेन करेंसी में, कैलकुलेट हो गया। ये जो कैपिटल गेन आया किस करेंसी में आया? ये भी तो फॉरेन करेंसी में आया होगा। जब सारी चीजें ऊपर की फॉरेन करेंसी, तो रिजल्टेंट फिगर भी। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? आईएनआर में। अब आते हैं, मेरे सामने प्रॉब्लम आई कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को फॉरेन करेंसी में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे आप? मान लो हमें दिया हुआ है कि 20 लाख रुपए में खरीदा शेयर और डिवेंचर। अब रुपए में है तो उसको किस में कन्वर्ट किया मैंने? यानी पहले हमारे पास चीजें किस में है? रुपए में। उसको कन्वर्ट किस में करेंगे? हमारे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लो रुपए में है, तो उसको कन्वर्ट किस में करेंगे? हमारे पास ट्रांसफर एक्सपेंसेस रुपीज में है, उसको कन्वर्ट किस में करेंगे? सारी चीजों को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करो, तब तो तुम्हारा ये जो रिजल्टेंट फिगर आएगा फॉरेन करेंसी में आएगा। तो यानी कि यहां पर कन्वर्जन रूल्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? कन्वर्जन रूल्स। 115A कौन सा? याद रहे तो ठीक, ना याद रहे तो ठीक। 115A कन्वर्जन रूल्स दिए हुए हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? आरबीआई के रेट्स। आरबीआई की वेबसाइट पर जाओ, अभी तुरंत खोलो, टीटीबीआर टीटीएसआर आरबीआई वेबसाइट छापो, आज का आज मिल जाएगा। आज वाला लेटेस्ट रेट मिल जाएगा। टीटीबीआर टीटीएसआर, मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? टीटीबीआर एंड टीटीएसआर, इसको कहते हैं टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, और इसको कहते हैं टेलीग्राफिक ट्रांसफर। अरे वाह, तुम लोग तो आगे कितने तेज हो। बाइंग रेट पे तो नहीं समझ सेलिंग रेट, इसको हम कहते हैं टीटीबीआर और टीटीआर। हर दिन कहा जाता है उस वेबसाइट पर कि अगर आपको डॉलर में खरीदना है तो ये रेट है, ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, ये है, सब डेली आता है। डेली का डेली टीटीबीआर टीटीएसआर शो करता है, चाहो तो देख सकते हो गूगल सर्च करके। अच्छा, कर भी लिया, हो गया, अब उसमें मत घुस जाओ, हो गया हो गया। अब समझे हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? तो आरबीआई के रेट्स मिल जाएंगे, टीटीबीआर टीटीएसआर के, उसके थ्रू हम किस में कन्वर्ट करेंगे? फॉरेन करेंसी। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हम लेते हैं टीटीबीआर प्लस टीटीएसआर का एवरेज, ये रेट लेकर के चलते हैं। बात समझ में आई? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में टीटीबीआर और टीटीएसआर का एवरेज ले लेते हैं।
उस रेट से कन्वर्ट करते हैं फॉरेन करेंसी में। ट्रांसफर एक्सपेंसेस टीटीबीआर प्लस टीटीएसआर का एवरेज, ये कन्वर्ट करते हैं किसमें, फॉरेन। सुन लो पहले, सुन लो, कन्वर्ट करते हैं। ये रेट मिल गया हमको, मान लो बाइंग रेट 60 रुपए पर डॉलर है, सेलिंग रेट 70 रुपए पर डॉलर है, तो हम ले लेंगे 65। बात समझ में आई? एवरेज $1 65 रुपए के बराबर। तो फिर रुपीज को कन्वर्ट कर लेना। किस दिन का? अरे मैंने कहा ना डेली आता है, तो खरीदा कभी और, बेचा कभी और, ट्रांसफर एक्सपेंसेस लगा कभी और। सुन लो, सुन लो, हमने ट्रांसफर किया 20 अगस्त 23 को, खरीदा था 10 मई 2020 को, बेचा है 20 अगस्त को, और ट्रांसफर एक्सपेंसेस हुआ है 19 अगस्त को। हो सकता है? पक्का ना? अब बताओ कौन कौन से रेट्स लेंगे? 20 अगस्त का रेट्स ले लेंगे ना, आया ना? तो डेट ऑफ कन्वर्जन, डेट ऑफ रेट्स, तो डेट ऑफ ट्रांसफर। क्या दिक्कत है? यही वाली डेट, कोई दिक्कत है? अरे बोलो, सिंपल है। यहां डेट ऑफ, अरे तुम लोग तेज आदमी हो, डेट ऑफ एक्विजिशन, उसी को बेस ले लेंगे। ये है तो 10 मई का टीटीबीआर टीटीएसआर ले लेना, और ये डेट ऑफ नहीं 20 अगस्त या 19 अगस्त, हम समझ नहीं। ये 20 अगस्त लें या 19 अगस्त लें? डेट ऑफ ट्रांसफर, किस दिन खर्च हुआ इससे मतलब नहीं। अब जो मिला वो फॉरेन करेंसी में आ गया। अब फॉरेन करेंसी को किस में कन्वर्ट करो? कैसे? उसी टीटीबीआर को लेकर के, ओनली टीटीबीआर। किस दिन का? जिस दिन बेचा गया, डेट ऑफ ट्रांसफर। दिस इज द वे। बहुत ही सिंपल तरीका है ना? टीटीबीआर, हाँ। बाइंग रेट और सेलिंग रेट, आरबीआई कितने में बाय करेगी, आरबीआई कितने में सेल करेगी। आप अगर आज जाएंगे तो किस रेट पर आप डॉलर से कन्वर्ट करवाएंगे रुपीस को, वो है ना रेट। सोचना क्या है उसमें। समझ में आई बात? फिर से मैं बोलूं, दिस इज द फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 which clearly says that in case of a non-resident who transfers its debentures or shares of an Indian company in which he invested his funds in terms of foreign currency, now transferring into the same foreign currency, then the capital gain shall be calculated by using first proviso, which says convert your full value of consideration into the foreign currency, convert your cost of acquisition into the foreign currency, convert your transfer expenses into the foreign currency, and get your result in terms of foreign currency capital gain. Again reconvert the foreign currency of capital gain into the Indian currency. Now what are the conversion rule? जो हम convert करते हैं full value of consideration, that must be taken TTBR TTSR, average of TTBR TTSR as on the date of transfer. Now cost of acquisition shall be converted into the foreign currency by using the average of TTBR TTSR as on the date of acquisition. Now again we have to convert transfer expenses into the foreign currency by considering TTBR TTSR का average as on the date of the transfer. Yes or no? Now we will get our foreign currency capital gain. Again we have to convert it into the INR, reconvert करना पड़ेगा by considering TTBR only as on the date of the transfer. That's it. Clear है? देखो यहां दिया हुआ है फर्स्ट प्रोविजो,
सेम करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिस करेंसी में परचेस किया गया था। द कैपिटल गेन सो कॉम्प्यूटेड इन द फॉरेन करेंसी शैल बी रिकन्वर्टेड इनटू द इंडियन करेंसी। हाँ या ना? द अबव सेड मैनर ऑफ कॉम्प्यूटेशन, ठीक है, सेक्शन 100 रूल 115A जो मैंने पूरा कन्वर्जन का बताया डेट वाला। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कन्वर्ट करेंगे एवरेज ऑफ टीटीबीआर एंड टीटीएसआर एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। एक्सपेंसेस को कन्वर्ट करेंगे टीटीबीआर टीटीएसआर एज ऑन एवरेज ऑफ टीटीबीआर एसआर एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। सेल कंसिडरेशन को कन्वर्ट करेंगे एवरेज ऑफ टीटीबीआर टीटीएसआर एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। कैपिटल गेन को फिर से फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे टीटीबीआर एज ऑन द डेट ऑफ द ट्रांसफर। क्लियर हो गया? जरा ये क्वेश्चन करें, हम लोग करें। चलो बताओ। कहता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5,85,000 है। इसने परचेस किए शेयर रिलायंस कंपनी के 1118 को किस में? डॉलर में। द फॉलोइंग डेटा इज गिवन, और किसका केस है? नॉन रेसिडेंट का। तो हमें पता चल गया कि इसने इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं नॉन रेसिडेंट ने, और इनको वो बेच रहा है। हाँ या ना? तो अब बताओ कैसे करेंगे इसका कैपिटल गेन का कैलकुलेशन। डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है? ये है। सेल प्राइस कितना है? इतना है। डेट ऑफ एक्सपेंसेस मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि डेट ऑफ ट्रांसफर को ही लेंगे, और एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर ये है। 24 अप्रैल को 6,15,000 इन्वेस्ट कर दिया, छोड़ दो, अभी हमारे इस किसी काम का नहीं है। जो 9 लाख में बेचा है फलाने डेमा का, छोड़ देते हैं। कहता है कि जो हमने 1/1/18 को खरीदा था उस दिन टीटीबीआर और टीटीएसआर कितना है? एवरेज कितना हो जाएगा? 39 निकल गया। अच्छा, डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है? 1 जनवरी 18 नहीं, कहाँ है किस तारीख को सेल किया है? 1/1/23 को। तो 1/1/23 को एवरेज निकाल लो, 40। बोलो बस ना। चलें, सबसे पहले सुन लो, सेल प्राइस को कन्वर्ट करो 9 लाख को। क्या रेट लोगे? हमारे पास रेट दिया हुआ है सेल करने का 40 रुपए। तो 9 लाख डिवाइडेड बाई 40, एवरेज ऑफ टीटीबीआर टीटीएसआर, डेट ऑफ ट्रांसफर वाला। हाँ बताओ कितना है? 22। ये डॉलर में आ गया। अच्छा, फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखो कितना है? 5,85,000। इसको कन्वर्ट करना है, किसका एवरेज ले लेंगे? डेट ऑफ एक्विजिशन वाला। तो डेट ऑफ एक्विजिशन 39 था, बताओ कितना आया? डेट ऑफ एक्विजिशन वाला 15,000। ये भी डॉलर में है। ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितना है? 6600। तो ऊपर दिया ही हुआ है 40 रुपए डेट ऑफ ट्रांसफर वाला, 165। बताओ कितना आया? 7,000। ये डॉलर में आ गया। इसको आईएनआर में कन्वर्ट करें, किस रेट को लेकर के? टीटीबीआर एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो पहला वाला टीटीबीआर ये है 39 रुपए। बोलो, तो 39 कितना आ गया? 2 लाख। दिस इज योर आंसर। और ये किस में आया? कैपिटल गेन। सिंपल है ना? हाँ बोलो। लास्ट वाले में सुन लो। ये बच्ची कह रही है कि सर हमको यहां पर भी एवरेज लेना है। अब हम लॉ तो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन पीछे कंसेप्ट क्या है
कि ये आपका कैपिटल गेन हुआ ना, हुआ ना। अगर ये कैपिटल गेन है तो हमको सरकार को टैक्स के, आप एसेट को बेच रहे हैं, तो इसका मतलब अब ये ले जाकर के आप बेचेंगे किसको, डॉलर, किसको बेचेंगे, आरबीआई को। तो आरबीआई आपको बेचने पर कितना रुपया देगा, 39 रुपए। तो आपके हाथ में कंसिडरेशन आया कितना एक्चुअल में, अब समझ में आई बात, क्लियर हुआ। इसलिए यहां केवल टीटीबीआर को लिया गया है। अब क्लियर हुआ। आप बाई करेंगे ना, डॉलर से रुपीज में बाई करेंगे ना, तो टीटीबीआर ही तो लगेगा, और क्या लगेगा। हो गया, नहीं नोट करना है। हो गया। तुम लोग की किताब में केवल 2 लाइन लेकर के छोड़ दिया है, पूरा हो गया ना, चल सकते हैं ना। अब आते हैं सेकंड प्रोविजो। 48 का देखा हम लोगों ने, कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस ओनली और एक्सक्लूसिव इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर, रिजल्टेंट फिगर विल बी योर कैपिटल गेन। फर्स्ट प्रोविजो में देखा था भैया, अगर कोई नॉन रेसिडेंट हो, वो अपने शेयर और डिवेंचर जो उसने इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे थे फॉरेन करेंसी में, अगर वो उनको ट्रांसफर कर रहा है फॉरेन करेंसी में, तो उसके लिए उसको सेक्शन 48 के फर्स्ट प्रोविजो को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। वो हम लोगों ने देख लिया, रूल 115A का कन्वर्जन रूल। अब देखने जा रहे हैं हम लोग सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48, एंड दिस इज द भयंकर वाला इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा चैप्टर तो इसी पर ही बेस्ड है। इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं इंडेक्सेशंस। क्या नाम देते हैं, इंडेक्सेशन। क्या है ये, पहले एक कहानी समझ लेते हैं ताकि ये समझ में आए कि हम बात किस पर करने जा रहे हैं। हमने 2010 में एक जमीन खरीदी थी 5 लाख रुपए में। आज 2023-24 में हम इस जमीन को सेल कर रहे हैं 20 लाख में, तो कैपिटल गेन कितना हो जाएगा, 15 लाख। कितना, लेकिन देखो तो जेन्युइनली ये सही रिजल्ट नहीं है। ये 5 लाख तो मैंने 2010 में लगाए थे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे आज की डेट में, तो जब आज की डेट में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू 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 घट जाएगी, अमाउंट बढ़ जाएगा लेकिन वैल्यू तो घट गई। तो तुम लोग वैल्यू मत बढ़ाओ, वैल्यू घटाओ, अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। वैल्यू घटाने के लिए अमाउंट बढ़ाना पड़ता है। जो काम पहले 5 लाख करता था वही काम 12 लाख करेगा। तो ये मत कहो वैल्यू बढ़ जाएगी, बोलो वैल्यू घट जाएगी, जिसके कारण इसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। अब समझ में आई बात। तो अब मान लेते हैं आज की डेट में अगर यही जमीन खरीदते तो कितने की पड़ती, तो हमारा कैपिटल गेन कितना हुआ, 8 लाख। अब समझ में आई बात। यहां से यहां तक लाने के लिए जो तरीका यूज करते हो उसको हम लोग कहते हैं इंडेक्सेशंस। अब हर आदमी कहेगा मेरे लिए तो आज की डेट में इसकी कीमत 15 लाख है, कोई कहेगा 25 लाख है। भैया सबके लिए हम एक रूल बना रहे हैं, इंडेक्सेशन स्कीम, हाँ या ना। तो अब इंडेक्सेशन के रूल्स को फॉलो करो, फंडे को यूज करो और अपनी कैपिटल एसेट को आज की डेट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। उसके लिए हमको ये दिए हुए हैं CII, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। क्या दिए हुए हैं, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। एक समय था जब ये 1971 से स्टार्ट हुआ था, 71, 72, 72, 73, बहुत पुराना हो गया तो उसको फिर 81, 82, 82, 83 चलाया गया। अब वो भी बहुत पुराना हो गया तो फिर से नया इसको लॉन्च किया गया 2001, 2002 से, आया ना। यानी बेस ईयर हम ले लेंगे 2001, 2002। बेस ईयर क्या ले लेंगे,
बेस ईयर क्या ले लेंगे 1 2, जहां पर 100 रुपए की कीमत 100 रुपए बेस मान ली जाएगी। ठीक, अच्छा उसके बाद देखो 100 रुपए की कीमत कितनी हो गई, 3 4 में 100 रुपए की कीमत कितनी हो गई, यानी यही 100 रुपए 109 का है। और 22 23 में 109 कहां 100 रुपए कहां तक पहुंच गया था, और वही 100 रुपए आज की रेट में महंगाई के हिसाब से कितना हो गया है, यानी जो चीज 1 2 में 100 रुपए की मिलती थी आज वही चीज 23 24 में 348 की इंडेक्सेशन। ठीक है ना। चलें आगे। हमें इसका यूज करना पड़ेगा, एक एग्जांपल कर लें। बात ना करो भाई, सारी बातें इसी 1 घंटे में समझ में आती हैं। तो हमारा कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग लिखेंगे, दिमाग में बात डाल लेना, कब खरीदा है, कब तक रखा है, 36 महीने से अधिक तो दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ 36 महीना लेंगे ना, 24 महीना लेंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने का है, कितने में बेचा है, 21 लाख में। अब चूंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो यहां पर अब आप लिखेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि हमें इंडेक्सेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म है ना, तो इंडेक्स देना पड़ेगा। खरीदा कितने में था, 15 लाख में। जब खरीदा था उस समय इस रुपए की वैल्यू कितनी थी, किस साल खरीदा था, 2014-15 में। कब खरीदा था, तो 14-15 में वैल्यू थी 240 और आज की डेट में वैल्यू है 348। हाँ या ना, तो जो वैल्यू उस समय 240 थी आज की डेट में है 348। आज की डेट का मतलब 9 अगस्त 23। 9 अगस्त 23 कब आएगा, इसी में ही तो आएगा। हाँ या ना, नहीं नहीं नहीं, जब खरीदा था तो उस समय जो वैल्यू थी 100 रुपए की 240 और आज उस 100 रुपए की वैल्यू 348, तो रख दिया। बताओ कितनी वैल्यू आ गई, 21 लाख। ओ हमें तो लग रहा था हम फायदे में हैं, ये तो 75,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया। बात समझ में आई, ये ऐसे नोट कर लें इसको। तो इंडेक्सेशन कहां देते हैं हम लोग, शॉर्ट टर्म में देते हैं। किसमें, अच्छा शॉर्ट टर्म में नहीं देते, लॉन्ग टर्म में देते हैं। इंडेक्सेशन कहां देते हैं, इंडेक्सेशन केवल और केवल लॉन्ग टर्म के केस में देते हैं। देखो इधर इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेशन होगा, जो हमने लिखा था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस लिखा था क्या, अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं लिखोगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वहां क्या लिखा था, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मत लिखना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर मत लिखना, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर ही लिखना। उसको इंडेक्सेशन मत कर देना, क्योंकि वो अभी अभी खर्च हुआ है, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 10 दिन पहले। समझे मेरी बात, उसको इंडेक्सेशन काहे के लिए करोगे। अब क्लियर है, ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस, दैट्स इट। यानी हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों को क्या करेंगे, इंडेक्सेशन देंगे।
कैसे देंगे, तरीका समझ में आया। ये कहलाता है प्रोविजो 2, सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48, सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48। फॉर्मूला क्या दिया है, सुनो। जब हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कन्वर्ट करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, तो कहा गया, तुम लोगों ने रखा ना अभी थोड़ी देर पहले, क्या रखा था, ऊपर क्या रखा था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रखा था, नीचे जिस साल खरीदा था इसी का बेस ईयर वाला, तो जिस साल खरीदा था CII, क्या, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, जिसके नाम पर है ये, देखो ना, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, इसको हम लोग CII के नाम से जानते हैं। तो CII फॉर द ईयर, अभी लिखना मत तुम लोग, मैं गलत लिख रहा हूं, याद रखना, तो अभी काटना पड़ेगा, फॉर द ईयर इन विच एसेट वॉज एक्वायर्ड और मल्टीप्लाई, सॉरी, CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हम लोगों ने किया वो लिख दिया। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डिवाइडेड बाय CII फॉर द ईयर इन विच इंप्रूवमेंट वॉज डन। अब क्लियर है ना, जिस साल हमने इंप्रूवमेंट किया था उसको बेस ले लेंगे और आज का CII ले लेंगे, CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर। अब तो समझ में आ गया, लिखना मत, ठीक है ना। गड़बड़ हो गई, पूछो। अगर हमने कोई लैंड खरीदी हो 1995 में 10 लाख रुपए की, और इसको हमने ट्रांसफर किया हो 2023-24 प्रीवियस ईयर में 40 लाख में, तो अब बताओ, इसको जब हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे तो 10 लाख लिखेंगे किस साल का, 1995 का, हाँ या ना, आने दो ये, और हमें मालूम ही नहीं है 1995 का, आज का मालूम है, तो मैंने कहा हमेशा बेस हम ले लेते हैं 1-2 को, क्या ले लेते हैं, तो हम CII किसका लिखेंगे, 1-2। अब तुम लोग के साथ एक अन्याय हो गया कि नहीं, अन्याय हुआ या नहीं, क्या अन्याय हुआ भाई, अगर ये 1-2 की एसेट होती 10 लाख की, तब तो डिवाइड करने में 1-2 का CII 100 बेस लेने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये 1-2 का नहीं है, ये 94-95 का, 95-96 का है, क्या करें, तो कहा गया चलो एक बार इसको ट्रांसफर कर देते हैं, किसमें, 1-2 की वैल्यू में, 95-96 की वैल्यू को किसमें कन्वर्ट कर दें, कैसे, मार्केट वैल्यू लेकर, तब तो बराबर होगा, तब तो बराबर मान लोगे। अगर 1-2 का आपको यहां पर मार्केट वैल्यू रखने का मौका मिल जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मान लो मार्केट वैल्यू यहां का था 15 लाख, तो 1-2 की मार्केट वैल्यू हो गई और 1-2 का CII हो गया, तो अब 100 रुपए रख सकते हो, इनटू आज का 348 कर देंगे, कोई दिक्कत है क्या, आ गया आंसर। लेकिन फिर एक लोचा हो गया, सुनो सुनो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, तो हम थोड़ा चेंज कर देते हैं फॉर्मूला को, यहां कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह हम यहां फेयर मार्केट वैल्यू भी लिख सकते हैं ऑन 1/4/2001, हाँ या ना, नहीं लिख सकते, अगर ये 95 का हो तो हम ये क्यों लेंगे, ये ना ले लें मार्केट वैल्यू, बात समझ में आई, क्लियर। दूसरा,
जब ये 1/4/2000 का है, एक का है, तो यहां पर भी लिखेंगे और CII फॉर 1 2 विच एवर इज लेटर। मान लो एसेट लिया है 10/11 का, तब 1 2 का क्यों लोगे? जब एसेट लिया है 5/6 में, तो 1 2 का क्यों लोगे? जब एसेट लिया है 95 का, तब तो लेंगे 1 2 का। अब क्लियर हुआ? और यहां पर FMU हम लिख नहीं रहे हैं। पूछो क्यों? अरे पूछो ना, क्योंकि ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 55 में। किसमें पढ़ेंगे? और ये पढ़ेंगे सेक्शन 55 में। दोनों हम पढ़ेंगे सेक्शन 55 में कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना चाहिए। बड़ा लोचा है भाई, और सारे सेक्शन से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ये याद रखना। नहीं, पी लो पानी आराम से सेठ जी, आराम से, बिल्कुल इत्मीनान से। घर से बिल्कुल आराम करने आए हैं आप, क्या दिक्कत है? चाइना में एक स्कूल है, वहां पर तो सोने का पैसा ले रहे हैं, 2000 रुपया कुछ आ रहा था ना। हाँ, क्लास में सोना चाहते हो 2300 रुपए दो। बच्चों को प्राइमरी स्कूल में अलग कमरा चाहिए सोने के लिए, 8000 रुपए दो महीना, 8000 रुपए दो, सो जाओ महीना। हम सोच रहे वो भी कर दें यहाँ। मजाक क्यों करेंगे, सच बोल रहे हैं, न्यूज में आ रहा था तभी तो बता रहे हैं। 100 युआन दोगे तो उसी डेस्क पर सोने की परमिशन मिल जाएगी जहां बैठे हो, और अगर 320 युआन दोगे तो दूसरा रूम तुम्हें मिल जाएगा, एक आदमी तुम्हारी सेवा के लिए भी लगा रहेगा। चाय पियेंगे सेठ जी? चले? मेरी एक मिनट आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, हम भाग नहीं रहे। मैंने कहा कि हम लोग को कैलकुलेशन करना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज टू बी कन्वर्टेड इनटू इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को जब ICOI में कन्वर्ट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइडेड बाय CI फॉर द ईयर इन विच द एसेट वाज एक्वायर्ड और द CI फॉर द बेस ईयर 1 2 व्हिचएवर इज लेटर, मल्टीप्लाइड बाय CI फॉर द ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड। ICOI को ट्रांसफर कन्वर्ट करते हैं तो COI डिवाइडेड बाय cost of improvement divided by cost of improvement CI for the year in which the cost of improvement was made multiplied by CI for the year in which the asset was transferred। ठीक है ना? लेकिन यहां पर क्या हम लोग ये नहीं कर सकते कि अगर इसका क्या करें, मतलब इसका ऐसे ही रहने दें, इसमें कोई चेंज ना करें क्या? 1 2 वाला चेंज करेंगे नहीं करेंगे? इंप्रूवमेंट अगर 1 2 से पहले है तो करोगे कि नहीं करोगे? नहीं। पूछो क्यों? हाँ। एक बात बताओ तुम, 95 में मैंने कोई एसेट 10 लाख की खरीदी, 97 में ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, ये इंप्रूवमेंट करवाया मैंने 2 लाख, ये ग्राउंड फ्लोर था, ये मैंने फर्स्ट फ्लोर बनवाया या ग्राउंड फ्लोर को ही रिनोवेट करवाया। ठीक है, अब मेरा टोटल कॉस्ट कितना आया? अब जब हम 2001-2 में इसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे तो किसकी निकालोगे? केवल 10 लाख की, 2 लाख की या 12 लाख की? तो फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। जब तुम 12 लाख का ही फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लोगे यहां पर, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1/4/2001 के पहले का तो कोई मायने ही नहीं रखेगा भाई। वो तो उसी फेयर मार्केट वैल्यू में, हमारे पास कोई कमरा देखने आएगा, बिल्डिंग खरीदनी आपकी, आइए आइए दिखाते हैं, कितने का है? ये 2001 से पहले का है, इतना खर्च हुआ था, ये 2001 का, इसकी मार्केट, भैया सब मिलाकर बताओ ना, काहे के लिए मगज खा रहे हो? हमें सीधे बताओ, नहीं तो चला जाएगा खरीदने के पहले, इतना कैलकुलेशन देखेगा तो, है कि नहीं? कल मतलब अभी कुछ ही कब बोला था, मोदी जी ने एक चीज बोली है, कुछ लोगों को ऐसा बुखार चढ़ता है जो बड़बड़ाते रहते हैं। तो ये बड़बड़ाना तुम्हारा कब छूटेगा? बोला है ना उन्होंने शायद, कल घर गए तो पहला सेंटेंस यही सुनने को मिला।
तेज तेज आवाज आ रही थी। कुछ लोग को ऐसा बुखार चढ़ता है कि वो बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। तुमको कौन सा बुखार चढ़ा है रे? हो गया, ये समझ में आया? हम जब 12 लाख को कन्वर्ट करेंगे तो अपने आप मार्केट वैल्यू आ गई ना, चाहे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की हो चाहे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की हो, दोनों की मार्केट वैल्यू दोनों आ गई ना, बात खत्म हो गई। तो हम इसीलिए कभी भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1/4/2001 के पहले का होता है, उसको काट करके फेंक देते हैं। याद रखना, ये जब हम सेक्शन 55 बताएंगे तो उस समय बोलूंगा मैं कि 1/4/2001 के पहले का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू ले ली है। तो बात खत्म। अब समझ में आया? कंसेप्ट हो रहा है ना, मैच हो रहा है ना आपस में, कि वहां क्यों लिया यहां क्यों नहीं लिया। आगे जब डेफिनेशन देखेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब तुम लोग लिख सकते हो। चलें, देखो इधर, cost of acquisition multiplied by CI for the year in which the asset was transferred divided by CI for the year in which the asset was held by the SSE or CI for the year in which 1 2 whichever is later। यहां पर कुछ नहीं ऐसा लिखा है, ठीक है ना। CII बता दिया 348 है इस साल का, कितना है 1 2 का कितना है 100 है, उसमें सोचना क्या है। आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन कर लें सेकंड प्रोविजो पर फुल प्लेज में, उसके बाद आगे बढ़े। एग्जाम्पल है, चलो कंप्यूट कैपिटल गेन। छोटा सा क्वेश्चन है, चलें। नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। देखो इधर, तरीका समझने की कोशिश करो।
पीरियड ऑफ होल्डिंग, कब से कब तक था मकान, 1/4/96 से 10 मई 20 मई 2023 को, तो 19 मई, ये क्या आ जाएगा। तो जब ये मालूम हो गया तो हम यहां लिखेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कितने में बेचा है, 80 लाख में। माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये कब का है, 96 का। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे लिखोगे, सुन लो। 8 लाख दिया है 1/4/2001 का, और 3 लाख उसके पहले का खर्चा है, दोनों को काट डालें। अब कितना लिखें, अब समझ में आई बात। और बेस क्या ले लें, 100, और आज की डेट में ट्रांसफर किया है करेंट ईयर में 348, कितना आ गया, 27,84,000। ये हो गया पहला, सबसे इंपॉर्टेंट यही था। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर 10 अगस्त 2009। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 10 अगस्त 2009, कोई दिक्कत नहीं करेगा, 10 लाख रुपए का है, और 2009 में है, 10 अगस्त 2009, अगस्त 2009, अगस्त 2009, कितना ले लें बताओ, अगस्त 2009। सीआईआई का बेस क्या ले लें, ये 189 अगस्त, अगस्त इसमें आएगा 148, 148 इंटू 348 कितना आ गया, 2351, डबल होगा ना, 10 लाख है ना, 23 लाख होगा ना, 23 लाख, फिर माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, एक और कंस्ट्रक्शन करवाया है, ये हमने कवर कर लिया। 6 लाख का फिर हुआ है 2020 में, सितंबर 2020 में 6 लाख का। तो 20-21 का बताओ कितना है, 20-21 का बताओ कितना है, 301, पक्का ना, चलो बताओ, 6,93,000, ये हो गया। अब क्या बचा है, ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितना है, तो लिख देंगे माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, कितना बताओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 900, ये हो गया लॉन्ग। टफ था क्या, बहुत आसान है। चलें, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। सब डेटा वही है, सुन लो, यहां मैंने लिख दिया 10 लाख, कितना लैंड परचेस किया है 10 लाख में, और 2 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन करवाया, टोटल वैल्यू कितनी लग गई, 12 लाख, और फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, तो मैंने केवल चेंज किया है ये, नथिंग एल्स। अब बताओ कहां चेंज होगा, सर यहीं पर दिक्कत आएगी हमको बस ना, बाकी तो सब सेम रहेगा, बताओ क्या करें। जब मेरा खर्चा 10 लाख 12 लाख हुआ है तो 8 लाख कैसे ले लोगे, जरूरी नहीं है, यही तो सीखना है तुम लोग को आगे चल करके, लेकिन हम अभी बता दे रहे हैं ताकि वहां तुम कोरिलेट करने में हो सकता है दिक्कत करे,
लेकिन अब समझ लो कि यहां पर हम लोग 8 लाख न ले करके 10 लाख लेंगे। एक्विजिशन कितने का था? विच एवर इज बेनिफिशियल टू द एसएससी। एसएससी कहेगी हमको तो तुम फायदा देने के लिए मार्केट वैल्यू लाए थे ना, कि घाटा देने के लिए? तो फायदा हमको 10 में दिख रहा है। हमको फायदा देने के लिए तुम 12 वो फेयर मार्केट वैल्यू का कंसेप्ट लाए थे ना, लेकिन उल्टा हो जाए तो हम अपना फायदा खुद देख लेंगे, तुम चिंता ना करो, हम 10 लाख ही लेंगे। अब समझ में आई बात? मत करो एहसान मेरे ऊपर इतना। अब क्लियर हुआ? तब आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 48 लाख। हाँ या ना? कितना आ गया आंसर बताओ? अच्छा, हाँ कितना है? हाँ 34 लाख। चलो बताओ आंसर बताओ। नहीं बताओगे आज? 12 लाख। अब समझ में आया? तो ये चीजें याद रखें, ये चेंज हो गया, बिल्कुल आंसर चेंज हो गया, नोट कर लें इसको भी। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ठेंगा, हमने मार्केट वैल्यू अब अपना 10 लाख कंसीडर कर लिया ना। 1/4/2001 के पहले का जितना भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगा सब जीरो, चाहे किसी भी केस में। खुश? नोट कर लो। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1/4/2001 के पहले का किसी भी सूरत में नहीं लेंगे, याद रहेगा? हाँ, पहले 1 लाख का था, उसको मैंने 10 लाख कर दिया। खुश? सुने, अब तक हम लोगों ने 2 प्रोविजो कंप्लीटली देखे हैं। कॉस्ट ऑफ, जब हमने सेक्शन 48 स्टार्ट किया तो हम लोगों ने कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन की बात की। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस। फर्स्ट प्रोविजो में देखा, अगर कोई नॉन रेजिडेंट अपनी किसी शेयर और डिवेंचर जो उसने इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था फॉरेन करेंसी में, अब उनको वो ट्रांसफर करता है फॉरेन करेंसी में, और ट्रांसफर करके जो कैपिटल गेन कैलकुलेट करेगा वो प्रोविजो फर्स्ट के हिसाब से करेगा, फर्स्ट प्रोविजो के हिसाब से करेगा। वो अपनी सेल कंसिडरेशन को कन्वर्ट करेगा फॉरेन करेंसी में, वो अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कन्वर्ट करेगा फॉरेन करेंसी में, ट्रांसफर एक्सपेंसेस को कन्वर्ट करेगा फॉरेन करेंसी में, जो कैपिटल गेन आएगा उसको रिकन्वर्ट करेगा इंडियन करेंसी में। तो जो सेल कंसिडरेशन होगा उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए टीटीबीआर टीटीएसआर का एवरेज एज ऑन द डेट ऑफ द ट्रांसफर, सेम ट्रांसफर एक्सपेंसेस के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए टीटीबीआर टीटीएसआर का एवरेज एज ऑन द डेट ऑफ द एक्विजिशन। जो भी हमारा कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, मैंने क्या बोला? चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, वहां इंडेक्सेशन नहीं लगेगा, ये याद रखना। बात समझ में आई? जो होगा उसको रिकन्वर्ट कर लेंगे इंडियन करेंसी में बाय यूजिंग द टीटीबीआर एज ऑन द डेट ऑफ द ट्रांसफर। वहां भले ही लॉन्ग टर्म का हो, 10 साल पहले शेयर्स खरीदा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर फर्स्ट प्रोविजो लगता है तो फर्स्ट प्रोविजो ही लगेगा, आप सेकंड प्रोविजो में कूद नहीं सकते। अगर आप चाहें कि नहीं हम फर्स्ट प्रोविजो का बेनिफिट नहीं लेना चाहते, हम किसमें जाना चाहते हैं, तो क्या जा सकते हो? नहीं मतलब नहीं। बात समझ में आई? सेकंड प्रोविजो क्या बोलता है? सेकंड प्रोविजो क्या बोलता है? इंडेक्सेशन, कि अगर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल नेचर का एसेट है, उसको अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के समय हम अपना इंडेक्सेशन लेंगे। कंप्यूटेशन कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस। तरीके बता दिए, फॉर्मूले समझ में आए। अब आते हैं थर्ड प्रोविजो। ये कहता है ना, फर्स्ट और सेकंड प्रोविजो तो लगाना भी मत, ना तो फर्स्ट प्रोविजो सोचना ना तो सेकंड प्रोविजो सोचना। इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी के केस में, यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड के केस में, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के केस में, हाँ या ना? पक्का?
जो रेफर्ड है सेक्शन 112A में, जो किसमें रेफर्ड है, अब क्या रेफर्ड है 112A में, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। टैक्स रेट्स हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे 112 क्या होता है, 112A क्या होता है और इसका प्रोविजो क्या होता है, ठीक है ना। किसमें देखेंगे, 112 में रेट्स के बारे में बात करेंगे, अभी नहीं, छोड़ दें, फिर आएंगे इस पर। अच्छा, लेकिन हमने इसलिए बता दिया कि जब हम कोरिलेट करें तो तुम लोग को याद होगी, मैंने बताया था फर्स्ट और थर्ड सेकंड प्रोविजो नहीं लगता है जहां इक्विटी शेयर्स हो, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट हो, और रेफर्ड है जो सेक्शन 112A के हिसाब से। फोर्थ प्रोविजो क्या बोलता है, फोर्थ प्रोविजो बोलता है भाई खबरदार, अगर आपके पास कोई बॉन्ड्स और डिवेंचर हो और लॉन्ग टर्म नेचर का हो तो इंडेक्सेशन देने की कोशिश मत करना। अगर आपके पास बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म नेचर के हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप इंडेक्सेशन देंगे ना, नहीं देंगे। शैल नॉट अप्लाई, बॉन्ड्स और कौन सा प्रोविजो, बस इतना है। सेकंड प्रोविजो नहीं लगेगा इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स इवन दो इट इज ऑफ लॉन्ग टर्म। तो हमने थर्ड छोड़ दिया है, किनारे करो। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तो याद रहेगा, फर्स्ट सब पर आ गया, केवल उन पर जो नॉन रेजिडेंट वाला था, शेयर और डिवेंचर। सेकंड जो लॉन्ग टर्म नेचर के थे। फोर्थ बोलता है अगर लॉन्ग टर्म का है तो भी हम इंडेक्सेशन नहीं देंगे। हमने फोर्थ प्रोविजो बताया कि सेकंड प्रोविजो नहीं लगेगा डिवेंचर और बॉन्ड्स के ट्रांसफर करने पर, लेकिन लग जाएगा। कभी कहता है नहीं लगेगा, कभी कहता है लग जाएगा। डिवेंचर और बॉन्ड्स पर लग जाएगा दो केसेस में। अगर कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, नाम ही है इंडेक्स्ड बॉन्ड, नाम ही है इंडेक्स्ड बॉन्ड, तो इंडेक्सेशन तो देना पड़ेगा ना। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड नाम ही है तो इंडेक्सेशन दे देना। और दूसरा, अगर सोवर्ण गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है, जो मैंने आप लोगों को बताया था सेक्शन 47 में जो माफ किया गया है एक नॉन रेसिडेंट से सोवर्ण गोल्ड डिपॉजिट, मैच्योरिटी वाला, सॉरी मैच्योरिटी वाला, ठीक है ना, मैच्योरिटी पर जो माफ होता है, तो उस केस में बताया गया उसका भी इंडेक्सेशन होगा। तो सोवर्ण गोल्ड बॉन्ड्स का इंडेक्सेशन होगा और कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड का इंडेक्सेशन होगा। इसके अलावा कोई भी बॉन्ड एंड डिवेंचर होगा उसका इंडेक्सेशन नहीं किया जाएगा। खुश। फिफ्थ प्रोविजो कौन सा, आरडीबी का नाम सुना था ना। तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट को आरडीबी ट्रांसफर करता है तो माफ होता है। तो कह रहा है अगर इन केस ऑफ एनएसएससी बीइंग अ नॉन रेसिडेंट एनी गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर एप्रिसिएशन ऑफ रूपी, तो उसको हमें अवॉइड करना पड़ेगा, हाँ या ना, शैल बी इग्नोर्ड। तो फिलहाल किसी काम का नहीं है, तुम लोग भी अवॉइड ही कर देना, किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। इसने उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, इसने भी अवॉइड किया, तुम लोग इसी को अवॉइड कर देना, ठीक है ना। जो तुम्हारी इज्जत ना करे तुम उसकी सिक्स्थ प्रोविजो की बात करते हैं, वो अपने आप समझ में आ जाएगा, जब क्वेश्चन करोगे अपने आप की सर उधर अवॉइड किया गया था, केवल मैच्योरिटी पर ही काम करते हैं, तो एप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, अवॉइड कर देंगे। सिक्स्थ प्रोविजो टू सेक्शन 48 छोड़ देते हैं। लास्ट 7, नो डिडक्शन फॉर एसटीटी। मेरे पास सिक्योरिटीज हैं, मैं उनको ट्रांसफर करता हूं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो चाहे मैं परचेज करूं चाहे मैं, मेरे ऊपर क्या लगेगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर हम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करें, परचेज या सेल करेंगे, तो मेरे ऊपर क्या लग जाता है 0.075%, कुछ ऐसा ही है, आई डोंट नो। तो वो हमारा एसटीटी लगता है ट्रांजैक्शन पर। तो कहा गया इसकी डिडक्शन मत ले लेना। पूछो क्यों मना किए कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का डिडक्शन तुम कैसे ले सकते हो, ये बोल करके कि ये ट्रांसफर एक्सपेंसेस है, नहीं ले सकते। ये ट्रांसफर एक्सपेंसेस नहीं है, ये टैक्स का पोर्शन है, ठीक है ना। इसका डिडक्शन आप इसको अभी अवॉइड करते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस करें, कर तो काफी लिए हैं लेकिन इसमें स्टार्ट तो अब 3 से ही हो रहा है, करें।
जल्दी जल्दी होते जाएंगे, जरा देखो। मिस्टर कुमार ने आंसर के साथ है, टेंशन ना लेना, हमें केवल समझाना है कि जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, छोटे छोटे बेसिक्स क्वेश्चन है। मिस्टर कुमार ने परचेस किया है रेसिडेंशियल हाउस जनवरी 23 में, ही सोल्ड द हाउस इन अप्रैल 23 में, तो 3 महीने के अंदर बेच दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। 90 लाख में इन दिस केस दिस इज द कैपिटल एसेट, हाँ भैया रेसिडेंशियल हाउस हमारा कैपिटल एसेट होता है, चाहे वो बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी हो, चाहे रहने के लिए हो चाहे बिजनेस के लिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, हो गया खत्म। दूसरा, मिस्टर कपूर अ प्रॉपर्टी डीलर, उसने एक फ्लैट रीसेल के लिए परचेज किया, हाँ 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 हाँ, उसने फ्लैट खरीदा है। यहां क्या करने आ रहे हो, तो पीजीबीपी में जाओ ना, अब बात समझ में आई, आगे पढ़ने की जरूरत ही क्या है, यहां आएगा ही क्यों, स्टॉक इन ट्रेड तो शामिल ही नहीं होता। मिस्टर कुमार एक सैलरीड एम्प्लॉयड है, तुम लोग डिटेल में घर पे आराम से पढ़ना, चिंता ना करना। मिस्टर कुमार इज अ सैलरीड एम्प्लॉयड इन मंथ ऑफ अप्रैल 22, ही परचेज गोल्ड एंड सोल्ड, अच्छा गोल्ड एंड सोल्ड द सेम इन दिसंबर 2023, खरीदा है अप्रैल में, बेच रहा है दिसंबर 23 में, 12 महीने से अधिक है, तो कितने दिन का लेते हैं इसमें, 36 महीने, कितना लेते हैं, तो कह रहा है कैपिटल एसेट है, हाँ ये कैपिटल एसेट है, लेकिन 36 महीने से कम है, इसलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। आगे चलें। मिस्टर राज एक सैलरीड एम्प्लॉयड है, अप्रैल 20 में उसने गोल्ड खरीदा और उसको सेल कर दिया अप्रैल 23 में, अगस्त 23 में, तो 20-21, 21-22, 22-23, ज्यादा हो गया 3 साल से, 36 महीने से अधिक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गया। बोलो। कहता है मिस्टर कुमार एक सैलरीड एम्प्लॉयड है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल 23 उसने इक्विटी शेयर खरीदे और सेल कर दिया जनवरी 24 में, 12 महीने से कम है, 9 महीना हुआ लगभग, 8 से 9 महीने के अंदर, तो भैया ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, 12 महीना होना चाहिए लिस्टेड सिक्योरिटीज के केस में, हाँ या ना। मिस्टर राज इज अ सैलरीड एम्प्लॉयड, उसने लिस्टेड सिक्योरिटीज खरीदी अप्रैल 22 में और बेची है दिसंबर 23 में, 12 महीने से अधिक हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। आगे चलें। विकास है सैलरीड एम्प्लॉयड है, इन द मंथ ऑफ सितंबर 22 उसने परचेज किया अनलिस्टेड शेयर, तो 24 महीना लगेगा, तो 22 से 23 ये 12 महीने से ज्यादा तो है नहीं, 12 महीने से भी कम है, लेकिन 24 महीने का सिस्टम यहां पर लगता है, कितना लगता है, तो नहीं है यहां पर, देखो 24, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो गया। इसने मई 23 में बेच दिया, सितंबर 21 में खरीदा है, तो 24 महीने से ज्यादा है, 21 से 22, 22 से 23, क्यों, 24 महीने से कम है, कम है, हाउस है, हाउस है, हाउस है, तो 24 महीने वाला सिस्टम लगता है, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी 24 महीने वाला लगता है, तो क्या करें, शॉर्ट टर्म माने, हाउस खरीदा है उसने मई 4 में और 24 में बेच दिया है, बहुत ज्यादा हो गया 20 साल, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सोचने वाली बात ही नहीं, 24 महीना लगना चाहिए। अप्रैल 23 में उसने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है जो मई 21 में खरीदी, तो मई 21, मई 22, मई 23, 24 महीने से कम है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, हाँ या ना, सिंपल है कि नहीं, कर लोगे। मिस्टर कौशल इज अ सैलरीड इन द मंथ ऑफ दिसंबर 22, उसने गोल्ड खरीदा है और सोल्ड किया है अगस्त 23 में, दिसंबर 22 से दिसंबर 23, 12 महीना भी नहीं हुआ, तो बता दोगे आंसर कितना आएगा, करा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 9 लाख माइनस खरीदा है 840 माइनस खर्चा, आ गया आंसर 50,000। बोलो, इसमें इंडेक्सेशन वगैरह तो दोगे ही नहीं, चलें आगे। अच्छा, कहता है बड़ा दुख, ये आज का नहीं है ना, यही तो है वो। देखो, मिस्टर राजा परचेज अ पीस ऑफ लैंड 2004 84,000 में, 21 में 10,10,000 में बेच दिया, तो नेट प्रोफिट कितना हो गया, 10 लाख, 10 लाख में से 84,000 को इंडेक्सेशन कर दो, देखो 10,10,000 में बेचा है, माइनस कर देंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस, माइनस कर देंगे इंडेक्सेशन, कितने में खरीदा था, 84,000 में, कब खरीदा था, 2004 में, और बेचा इस साल है, आंसर चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने आंसर चेंज नहीं किया है, क्या है, मई 2004 ना, 113 हो जाएगा,
कितना आया? 2,58,000। कितना आंसर आ गया? चेंज हो जाएगा आंसर। हाँ बताओ, 268 माइनस कर दो, 7,42,000, 7,41,310 मेरे हिसाब से। अरे बोल लो, आ रहा है? कितना आ रहा है आंसर? 7,41,310। चेंज कर लेना, ठीक है ना? समझ में आई बात? हम लोग का सेक्शन 48 इज कंप्लीटली डन 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 डन, कुछ भी नहीं बचा। हम लोगों ने आज देखा, शुरू से एक बार बता दें पूरा। तैयार हो? बीपी हाई हो जाएगा। नहीं होगा। हमारा तो हो रहा है। हम लोगों ने सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 देखा था। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 कैपिटल एसेट की डेफिनेशन बताई थी। एनी काइंड ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी वेदर कन्वर्टेबल वेदर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द एसएससी और नॉट। कैपिटल एसेट means FII held by securities held by FIIs. Capital asset means ULIP which is not covered under section 1010D and in excess of rupees 2,50,000. Yes or no? Capital asset doesn't include agricultural land, personal effect, stock in trade, gold deposit bond, national defense gold bond and special bearer bond. Section 247 transfer includes sale, exchange or relinquishment of asset, capital extinguishment of right therein, conversion of a capital asset into stock in trade, compulsory acquisition under any law. Section 53A transfer of property equity in 82 and last शेयर होल्डिंग के अगेंस्ट या मेंबरशिप के अगेंस्ट अगर किसी कैपिटल एसेट का आपको एक्विजिशन मिल जाता है और प्रॉपर्टी पर आप एंजॉय करते हो तो। नेक्स्ट बताया था हमने 3 केसवा बनारसी लाल कटारी का। ज्वेलरी की डेफिनेशन बताई थी, याद होगी। इसके अलावा एग्रीकल्चरल लैंड 2 किलोमीटर, 2 से 4 किलोमीटर, 4 से 6, 6 से 8, 8 से ऊपर जो। अच्छा, इसके बाद मैंने बनारसी लाल कटारी का केस बताया था। थाली कटोरे चम्मच जो मिले थे चांदी के फॉर्म में, कैपिटल एसेट नहीं मानी गई थी। एच महाराजा राणा हेमंत सिंह जी का बताया था, जिसने सोने की गिन्नियां चांदी की गिन्नियां बेच दी थी तो वो पर्सनल इफेक्ट नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन लग जाएगा। अनारकली साराभाई रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स tantamount to ट्रांसफर। नेक्स्ट बताया था सेक्शन 47। वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? फोटो खींच रहे थे? अच्छा, देखो इधर सेक्शन 47 पहला बताया था पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। ढंग से देखना, कितने हम याद रख सकते हैं वो तो पता चले। 30 के आसपास होने चाहिए, देखा जाए। पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, गिफ्ट विल और इरिवोकेबल ट्रस्ट, होल्डिंग टू सब्सिडरी, सब्सिडरी टू होल्डिंग, उसी में ही सेक्शन 47A 8 साल के अंदर स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करना या फिर 100% शेयर होल्डिंग ना रहना। उसी में ही अमेंडमेंट कि अगर कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया जाए एज ए स्टॉक इन ट्रेड तो सेक्शन 47 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। amalgamating to amalgamated company, demerged to resulting company, foreign amalgamating to foreign company, foreign demerged to foreign resulting company, foreign amalgamating to foreign amalgamated company। मैंने बताया था अगर वो वैल्यू अपनी सब्सटेंशियली ड्राइव करता है इंडियन कंपनी के शेयर से तो। दूसरा फॉरेन डिमर्ज टू फॉरेन रिजल्टिंग कंपनी, बशर्ते वो अपनी सब्सटेंशियली वैल्यू ड्राइव करता है तो। शेयर होल्डर के केस में एमलगमेशन वाले में बशर्ते ट्रांसफर कंपनीज एंड इंडियन कंपनी और शेयर के बदले शेयर मिला हो। डिमर्ज टू रिजल्टिंग में सेम कॉपी एंड पेस्ट। कोऑपरेटिव टू कोऑपरेटिव बैंक, शेयर होल्डर के साथ भी यही सिस्टम। बैंकिंग टू बैंकिंग कंपनी, हाँ या ना? 9 पॉइंट हो गए कि ज्यादा हो गए? 14 पॉइंट हो गए, 14। अच्छा 14 हो गया। अच्छा, इसके बाद अपनी ही कंपनी के शेयर, डिवेंचर और डिवेंचर स्टॉक के बदले अपनी ही कंपनी के डिवेंचर शेयर और डिवेंचर को इश्यू करना, हाँ या ना? आने दो। कन्वर्जन ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर, वो भी कवर हो जाएगा। अगर हम 115 AC के ADR, GDR, FCCBs नॉन रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट, 115 AC के ADR, GDR, FCCBs
कन्वर्ट करते हैं शेयर और डिबेंचर में तो। इसके अलावा एडीआर जीडीआर वगैरह हो गया, सोवन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड हो गया, नॉन रेसिडेंट टू नॉन सोवन गोल्ड मैच्योरिटी और रिडेम्पशन, मैच्योरिटी और रिडेम्पशन बोलने दो। सोवन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड के बाद हमारा एक और बॉन्ड था आरडीबी, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, नॉन रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट, हाँ या ना? अच्छा, फिर मैंने बाद में बताया था कि अगर डेरिवेटिव्स हैं, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड हैं, गोल्ड सोवन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड हैं, उनको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा अगर वो नॉन रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट वाले केस में आ जाए तो। हाँ, और अगर कोई सिक इंडस्ट्रियल कंपनी है, अपनी जमीन को बेचती है तो नहीं आएगा। कोई आर्ट वर्क है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्ट गैलरी, नेशनल आर्काइव्स गैलरी, या कोई यूनिवर्सिटी जो नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो नहीं माना जाएगा। इसके अलावा ये हम लोगों ने 24 पॉइंट कर लिए ना। और कन्वर्जन ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न को कोई कंपनी टेक ओवर कर लेती है, कम पार्टनरशिप फर्म को कोई कंपनी टेक ओवर कर लेती है। अगर कोई एलएलपी में कन्वर्ट होता है, प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होती है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था 2 पॉइंट और छूट रहे हैं, रिवर्स मॉर्गेज और सेकंड इंडस्ट्रियल हो गया, रिवर्स मॉर्गेज एक और पॉइंट छूट रहा है। स्पेशल पर्पस व्हीकल तो मैंने कहा था छोड़ देना तुम लोग, और एक और छूट रहा है इसके अलावा ना, छोड़ देना जो है देख लो, हो गया ना। सेक्शन 47 के बाद हम लोग आए थे आज 48, हाँ या ना? लेकिन उस पर पहुंचने के पहले हमने कहा कि शॉर्ट टर्म नेचर और लॉन्ग टर्म नेचर को समझो। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को डिफाइन किया गया 242A में। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मींस द कैपिटल एसेट व्हिच हैज द होल्डिंग पीरियड नॉट मोर देन 36 मंथ जस्ट डे बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर। लेकिन 12 महीना लेंगे हम इन केसेस में, लिस्टेड सिक्योरिटीज में, इक्विटी ओरिएंटेड फंड में, यूनिट्स ऑफ यूटीआई में, जीरो कूपन बॉन्ड में। लेकिन 24 महीना लेंगे इन दो केसेस में, लैंड और बिल्डिंग या दोनों, और दूसरा अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ अ कंपनी में, हाँ या ना? इसके बाद हम लोग आए थे सीधे सेक्शन 48 में। फॉर्मेट बताया, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ट्रांसफर एक्सपेंसेस। फिर मैंने इसी में बताया कि जो लॉन्ग टर्म होगा वो चेंज हो जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, बताया ना। 48 में कुछ प्रोविजोस बताया गया। फर्स्ट प्रोविजो बताया गया, अगर नॉन रेजिडेंट अपने किसी शेयर्ड वेंचर जो इंडियन कंपनी में उसने फॉरेन करेंसी में लगा रखा था ट्रांसफर करता है तो कन्वर्ट कर देंगे सारे को फॉरेन करेंसी में, उसके बाद फिर रिकन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में, हो गया। सेकंड प्रोविजो बताया था कि अगर इंडेक्सेशन करना हो तो इंडेक्सेशन कैसे करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइडेड बाय CI फॉर द ईयर इन विच द एसेट वाज एक्वायर्ड और बेस ईयर फॉर 1-2 बता दिया क्यों, विच एवर इज लेटर, मल्टीप्लाइड बाय CI फॉर द ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बताया था, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डिवाइडेड बाय जिस साल ऐसा इंप्रूवमेंट किया गया हो, मल्टीप्लाइड बाय CI फॉर द ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड। सारी चीजें हो गई। एक्सप्लेनेशन थर्ड प्रोविजो छोड़ दो, फोर्थ प्रोविजो मैंने कहा था सेकंड प्रोविजो नहीं लगेगा डिबेंचर और बॉन्ड्स के केस में, भले ही वो लॉन्ग टर्म के हों, लेकिन लगेगा कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड पे और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड पे लग जाएगा। प्रोविजो नंबर 7 बताया था कि एसटीटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बस इतना ही बताया। बोलो, ये क्वेश्चन करवा लिए। अब नेक्स्ट सेशन में हम सेक्शन 55 की ओर दौड़ेंगे, जिसमें दोनों चीजें बताई जाएंगी आपको, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या करेंगे और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तब जाकर हम अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसको पढ़ने के बाद हम इस लायक होंगे कि अपने न्यूमेरिकल्स पर चलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, फुल फ्लेज के क्वेश्चन। अभी ऐसा नहीं खत्म हो गया, अभी देखो ना, अभी 112 सेक्शन 55 के पास पड़ा हुआ है कि नहीं? टैक्स रेट के बिना आगे कैसे चल जाओगे? मजेदार है, अभी तो मजे आने बाकी हैं, लेकिन हाँ अब इंटरकनेक्टेड होते जाएंगे, वो जो पॉइंट पढ़ चुके हैं उसी से इंटरकनेक्ट करके आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, टाटा बोलें, थैंक यू।